हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है वैश्विक शक्ति संतुलन में और भारत की उभरती भूमिका। वैश्विक शक्ति संतुलन जो इस वक्त हम कई बार हर पिछले 2-3 लेक्चर से लगातार आपसे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बहुध्रुवीकरण की बात करते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर लगातार बदल रहा है और जब ये वर्ल्ड ऑर्डर अपना नया रूप धारण कर रहा है उसमें भारत की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निकलकर सामने आती है। भारत इस वक्त ग्लोबल साउथ का एक मुखर नेता बनकर सामने आया है, जहां पर भारत ने साबित किया है, और केवल ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं यूरोपीय कंट्रीज़ की कुछ रिपोर्ट्स हैं जिन पे हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। वो रिपोर्ट्स खुलकर ये कह रही हैं कि भारत ने अपने पिछले एक दशक में जिस तरह से अपने रणनीतिक संतुलन यानी अपने कूटनीतिक संतुलन को, अपनी डिप्लोमेसी को ऑटोनोमस बना कर रखा है, अपने आप को स्वतंत्र प्रभार से स्वतंत्र रहते हुए कार्य किया है। उसका परिणाम है ये कि भारत वैश्विक स्तर पर एक नई कूटनीतिक दिशा तय कर रहा है कि हाँ, इस तरह से भी कूटनीति की जा सकती है, जबकि आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक थिंक टैंक CSIS की नवीनतम रिपोर्ट 2026 में एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करती है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, जैसे अभी तक भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ट्रीट किया जाता था। भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि यह ग्लोबल साउथ में एक प्रभावशाली वाक्य बन गया है, एक प्रभावशाली वॉइस बन गया है, एक प्रभावशाली आवाज़ बन गया है। परिवर्तन, ये जो परिवर्तन हुआ है, आप इसे देखेंगे तो ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह दशकों से, पिछले एक दशक की सुविचारित कूटनीति और आर्थिक रणनीति का परिणाम है। जिस प्रकार से हमने अपनी डिफेंस को मजबूत किया है, जिस तरह हमने अपने सॉफ्ट स्किल्स को मजबूत किया है, यानी हमने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की है, हार्ड पावर डिप्लोमेसी की है, और जिस तरह के हमने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं या बिना किसी दबाव में आए अपने स्वतंत्र रूप से अपने हित में निर्णय लिया है, उन सब का ये सम्मिलित परिणाम है कि हम इस स्तर पर पहुंच सकें। केवल इतना नहीं, इसके सिवा हमने जो एक नई कूटनीति स्टार्ट की है वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी टक्कर देती हुई समझ में आ रही। अभी तक चारों तरफ यही चर्चा है कि चीन ने मोतियों की माला के जरिए भारत को घेरने का प्रयास किया है, लेकिन भारत ने जो प्रतिकार किया है, भारत ने जो प्रत्युत्तर दिया है, वो निश्चित रूप से अपने आप में प्रशंसनीय है। भारत ने चीन की उस डिप्लोमेसी को बाईपास कर दिया है। अन्य राष्ट्रों को, जहां चीन डेप्ट देकर डेप्ट ट्रैप में उनको फंसाता था कि हमने अब आपको उधार दे दिया है, तब आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, वहीं भारत स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, लोगों के साथ, उनके साथ जाकर केवल सामरिक रिश्ता नहीं बना रहा है, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्ता भी बना रहा है, यानी कि वहाँ के लोगों को लेकर साथ काम करना। चीन का जो इनिशिएटिव था उसमें एक साथ बड़ा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो हार्ड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट करना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री स्थापित करना और उसके बाद वहाँ से प्रोडक्शन करना, उस क्षेत्र विशेष की जो प्राकृतिक संपदा है उसके साथ काम करना, ये चीन का मोटिव था। हमने क्या किया है, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को इस तरह से परिवर्तित किया है कि हमने सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वहाँ के लोगों से सीधा कनेक्ट किया है, सरकार से सीधा कनेक्ट किया है, वहाँ के लोगों को इतना सक्षम बना रहे हैं। हम अपने एंड से ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि लोग इतने सक्षम हो जाएं कि वो स्वयं से अपनी जो प्राकृतिक संपदा है उनके साथ वो डील कर सकें और हमसे कुछ लें और बदले में वो हमको भी कुछ दे दें। यानी ये विन और विन सिचुएशन पे काम कर रहे हैं हम, जबकि एक तरफा चाल पे चल रहा था चीन। हम किसी तरह की शर्त नहीं थोपते, हम किसी आर्थिक ऋण देते हैं, आसानी से देते हैं जिस पे कोई शर्त नहीं होती, जबकि चीन जो है उस पर दूसरी तरह से कार्य कर रहा था। तो अभी अन्य राष्ट्रों को समझ भी आने लगा है, 2-3 ऐसे हादसे हो गए चीन के साथ। आप श्रीलंका को लेकर देख लीजिए, ऐसे कुछ घटनाएं घटी जिससे लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, इसके साथ डील करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान तो बिकवाला हो ही गया है चीन की वजह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम वर्तमान मुद्दा है उसमें अफ्रीका और एशिया, भारत की निवेश आधारित कूटनीति अब चीन की, हमने आपको बताया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती देता है। यह प्रतिस्पर्धा केवल आर्थिक नहीं है, यानी ये जो चीन और भारत के मध्य जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, कहने का अर्थ ये है कि चीन केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा कर रहा था, लेकिन जब हमने उसका प्रतिकार किया तो हम केवल आर्थिक रूप से उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, बल्कि हम मूल्यों को, हम किनको किनको साथ रखते हैं, हम अपने मूल्यों को साथ रखते हैं। हम विकास को एक मॉडल की तरह प्रस्तुत करते हैं, जबकि साझेदारी के दर्शन के बीच प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी हम केवल आर्थिक रूप से बात नहीं करते हैं, हम सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरह से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। प्रमुख उपलब्धि, अगर ये CSIS की रिपोर्ट की उपलब्धि की बात करते हैं हम,
तो हम पाएंगे कि अफ्रीका और एशिया में चीन को सीधी प्रतिस्पर्धा देने वाला निवेश कूटनीति हमने अपनाई है, जिसने हमें इस रिपोर्ट में अपने आप को शीर्ष पर ले आने का काम किया है। निवेश कूटनीति एक नया दृष्टिकोण। भारत की निवेश कूटनीति चीन के मॉडल से मौलिक रूप से भिन्न है। जहां चीन बड़े बुनियादी ढांचे में, हमने आपको अभी पहले बताया ये बात कि जहां चीन बड़े बुनियादी ढांचे परियोजनाओं पर केंद्रित है, वहीं भारत स्थानीय क्षमता निर्माण, तकनीकी हस्तांतरण और सतत विकास पर जोर देता है। भारत किसी तरह स्वामित्व का दावा नहीं करता है। भारत किसी कंट्री मतलब किसी राष्ट्र में जाकर वहाँ की संपदा पर अपना स्वामित्व नहीं दर्शाता है। वहाँ पर स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करता है, स्थायित्व लाने का प्रयास करता है, संपूर्ण पारदर्शिता की ओर बढ़ता है कि हम पारदर्शी रूप से जो भी हम डील करेंगे आपके साथ वो पारदर्शी डील होगी। हमारे बीच जो भी बातचीत होगी वो एक तरफा नहीं होगी, द्विपक्षीय मंचों पर हम बात करेंगे। जबकि समावेशिता, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और लाभ कुछ निश्चित, जो वहाँ से लाभ अर्जन होगा उसमें आपका भी उतना ही, आपका बल्कि अधिक हिस्सा होगा एज कंपेयर हमारे, क्योंकि वो संपदा तो आपकी है। स्पष्ट शर्तों के साथ निवेश बिना ऋण जाल के जो डेब्ट ट्रैप करता है चाइना। दीर्घकालिक साझेदारी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है। हम ऐसा निवेश करते हैं जिससे स्थानीय लोग डेवलप्ड हो जाएं, स्थानीय लोग इतने सशक्त हो जाएं कि वो खुद से कार्य करने लगें। जबकि चीन क्या करता था, वो किसी को यानी आपको स्किल्ड नहीं करेगा, वो अपना स्किल्ड लेवल लेके आएगा, अपनी पूरी प्रोफेशनल आर्मी लेके आएगा, वहाँ पे आपके साथ काम करेगा, धन की उगाही करेगा और चला जाएगा। जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम वहीं के लोगों को आर्मी बना रहे हैं, हम वहीं के लोगों के अंदर स्किल डेवलप कर रहे हैं। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि लोग स्वयं से इतने स्किल्ड हो जाएं कि वो अपने कार्य को करने लग जाएं और उसका जो लाभ होगा उसे एक सिंपल रेशियो में, एक आप कह सकते हैं एक नैतिक रेशियो में एक दूसरे के साथ बांट लेंगे। भारत अमेरिका संबंध D20 की नई अवधारणा। भारत और अमेरिका के संबंध में फरवरी माह से, यही फरवरी 2026, 1 फरवरी 2026 से कह सकते हैं आप, एक नई दिशा देखने को मिली है भारत के ऊपर। D20 का मतलब ये होगा ना, D20 आप सफाई करते हैं ना, आप लोग सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, अगर आप फेस वॉश करते हैं या आप कोई अर्बन से एक बुक करते हैं तो उससे क्या करवाते हैं, भाई D10 कर दो हमारा। तो इसी तरह अमेरिका और भारत के संबंधों में भी D10 की अवधारणा आ चुकी है। भारत और अमेरिका के जो संबंध थे उनमें कुछ मधुरता देखने को मिली है। हालांकि ये मधुरता किस स्तर तक जाएगी या किन शर्तों पर ये मधुरता आपको देखने की मिल रही है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में जो तनाव थे उसमें उल्लेखनीय कमी हुई है। विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र को, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और मुक्त व्यापार पर केंद्रित है ये D10। यह D10 दोनों देशों के लिए लाभप्रद साबित हो रहा है, जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रक्षा सहयोग और आर्थिक साझेदारी में नई संभावनाएं खुली हुई हैं। नई चुनौतियां भी, अगर ये D10 एक नई चुनौतियां भी लेकर आ रहा है, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, अमेरिका की मॉडल एलाइज, ये मॉडल एलाइज नीति एक नया आयाम जोड़ती है। यह नीति सहयोगी देशों से अपेक्षा करती है कि वे अपने रक्षा खर्च में वृद्धि करें और सुरक्षा बोझ को अधिक समान रूप से साझा करें। ये जो मॉडल एलाइज है, इस पे आपको ध्यान देना है। यूपीएससी इस तरह के टर्म्स को उठाकर सीधे प्रश्न पूछ सकती है। मॉडल एलाइज का मतलब है कि जो नाटो के देश नहीं है, नाटो कंट्रीज नहीं है, अगर आप हमारे साझेदार हैं तो आपको अपने रक्षा डिफेंस बजट को बढ़ाना होगा और अपने आप को मॉडर्नाइज करना होगा, मॉडर्न वेपन्स से आपको अपने आप को युक्त करना होगा। आप बेशक हमसे मॉडर्न वेपन्स खरीद सकते हैं, यानी कि आपके रक्षा खर्च पर दबाव बनाया जाएगा क्षेत्रीय सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए। हालांकि क्षेत्रीय सुरक्षा को संरक्षित करने में उसका अपना फायदा है, उसका अपना हित है, उसके अपने लॉजिक है उसके पीछे, लेकिन फिर भी ये मॉडल एलाइज की जो नीति है कहीं ना कहीं अन्य राष्ट्रों पर, जो विकासशील राष्ट्र हैं उन पर दबाव बनाती है कि आप अपने रक्षा खर्च को मजबूत करें, बढ़ाएं। भारत के लिए यह नाजुक संतुलन है। अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ गहरे संबंध विकसित करना, ये भारत के लिए इस वक्त एक तनावपूर्ण मुद्दा है। हालांकि भारत, ऐसा नहीं है कि हम तो कूटनीति में अपने चाणक्य वंशज हैं तो हमसे कूटनीति में कोई कहाँ ही पार पा पाएगा। फिलहाल हमारा अभी का जो गोल है वो ये है कि हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखते हुए दोनों पक्षों को, केवल अमेरिका की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम रूस की बात कर रहे हैं, जो हमारा प्राकृतिक मित्र आप कह सकते हैं, जो हमारा नैसर्गिक मित्र है, उसके साथ भी हमें अपने संबंधों को सुरक्षित और सफल बनाकर चलना है। WTO भारत की आवाज़, WTO में भारत की आवाज़, WTO यानी कि अभी हमने बात की ना कि भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज़ बनता जा रहा है। इसी क्रम में भारत ने WTO में भी ग्लोबल साउथ के यानी विकासशील राष्ट्रों के लिए अपनी आवाज़ उठाई है।
इसलिए व्यापार संगठन में भारत की भूमिका एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। भारत में विकासशील देशों की कृषि सुरक्षा और बाजार पहुंच में मुद्दे पर एक सशक्त स्थिति अपनाई है, जो अक्सर विकसित देशों के हितों के विपरीत जाती है। कैसे? भारत ने कहा है कि जो हम सब्सिडी प्रदान करते हैं, अक्सर जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों पर सब्सिडी देने पर विरोध करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, जिससे आप अपने कृषि क्षेत्र को बहुत संरक्षित करते हैं, जितना हम सब्सिडी अपने कृषि क्षेत्र में नहीं देते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए, उनको वो नहीं समझेंगे, हमें और आपको समझने के लिए बात जाननी चाहिए कि हम सब्सिडी इसलिए देखते हैं क्योंकि हम अभी एक विकासशील अर्थव्यवस्था के क्रम में हैं, और एक विकासशील अर्थव्यवस्था तभी विकसित हो सकती है जब उसके हर सेक्टर को पर्याप्त समर्थन सपोर्ट मिल सके, और उसी सपोर्ट को पाने के क्रम में हम इस तरह की चीज़ें यूज करते हैं। कृषि सुरक्षा में विकासशील देशों के किसानों के लिए सब्सिडी और समर्थन मूल्य की रक्षा करना, जबकि बाजार पहुंच विकासशील राष्ट्रों को बाजार तक सुनिश्चित और सुरक्षित पहुंच प्रस्तुत कराने के विषय में डब्ल्यूटीओ के जो नियम हैं उनमें छूट हासिल करना। साथ ही संस्थागत सुधार, डब्ल्यूटीओ को अधिक लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास करना, जिससे उसमें संस्थागत सुधार हो सके और विकसित राष्ट्रों का जो उनका प्रतिनिधित्व है डब्ल्यूटीओ में, उसमें विकासशील राष्ट्रों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। विश्व रेडियो दिवस 2026, एआई और मानव। आज है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे है, और आज विश्व रेडियो दिवस भी है। और इस बार विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। इस बार की थीम में इस बात को बताया गया है कि हालांकि ये जो इस बार को हम रेडियो दिवस को मना रहे हैं, एआई आधारित वॉइस पे ही मना रहे हैं, लेकिन थीम ने साफ साफ बताया है कि एआई एक टूल है, एक आवाज़ नहीं है, यानी वो मानव का किसी भी प्रकार से प्रतिस्थापन नहीं है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानवीय आवाज़ की क्या भूमिका है। जब रेडियो एआई के माध्यम से आप अच्छी से अच्छी आवाज़ निकाल सकते हैं, यानी गाने को आप जिससे सिंगर्स हैं या जो रेडियो के वॉकर हैं, उन सब की क्या भूमिका रहेगी आने वाले समय में जब एआई एक से बढ़कर एक करतब कर सकता है। जो दशकों से सूचना और संस्कृति का माध्यम रहा है, अब एआई संचालित स्वचालन व्यक्तिगतकरण के साथ नए प्रयोग कर रहा है, लेकिन थीम स्पष्ट करती है कि एआई एक टूल है, न कि एक आवाज़ है। इसको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने भी एक इनिशिएटिव लिया है आज के दिन। आज रेडियो संगम सीमा पर एक नई आवाज़ रेडियो संगम नाम से लॉन्च हुई है, जिसका जो बीट है वो रेडियो संगम 88.8 FM है। 88.8 FM केवल एक रेडियो स्टेशन नहीं है, बल्कि यह सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एक रणनीतिक हथियार है। आप इसको इस तरह से समझिए कि आजकल जो युद्ध का दौर चल रहा है, जो वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से क्रिएट कर रहा है अपने आप को, इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत आवश्यक हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है जब आप पहली बार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे चाणक्य ने सूचना युद्ध को बहुत पहले महत्व दे रखा था। उन्होंने बताया था कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो आपको शत्रु सेना में भय फैलाना होगा, शत्रु सेना में पहले से ऐसी इंफॉर्मेशन फीड करनी होगी ताकि वो शत्रु भय की स्थिति में आ जाए कि नहीं यार, सामने वाले से लड़ना कठिन है। ठीक वैसे जैसे आप अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, अगर आप डिफेंस आपका विषय हो किसी का, तो आप पढ़ते होंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक रणनीति है कि अगर आपका जहाज की, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी मतलब जब इसका सिद्धांत को गढ़ा गया था लगभग 50 साल पहले, उस वक्त हवाई जहाज का उतना रोल नहीं था, उस वक्त पानी के जहाज़ों का बड़ा रोल था युद्ध लड़ने में। तो उस वक्त पानी के जहाज़ों की बात की गई कि अगर आपका जहाज़ खराब हो चुका है, तब भी आप उस जहाज़ को बाहर से पेंट करिए, अच्छे से अपने समुद्र के किनारे पर खड़ा करिए और पूरी दुनिया में उसके बारे में हाहाकार मचाइए कि ये देखो ये जहाज़ खड़ा हुआ है, अभी हमले के लिए तैयार है। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर छोटी छोटी मात्रा में, छोटे छोटे पैकेट्स के बंडल के रूप में जब शत्रु सेना में जाता है तो वो उन्हें भयभीत करता है, उनकी रणनीति को प्रभावित करता है और आपको विजय की तरफ एक कदम आगे ले जाता है। इसको समझने के लिए इस बात पर ध्यान दीजिए, इतिहास में जब हमारा और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की एक पाकिस्तान की एक बहुत सशक्त पनडुब्बी पीएनएस गाजी, उसका नाम था पीएनएस गाजी, वो भारत के एक समुद्र पोत को आई थिंक आईएनएस विक्रांत नाम था उसका, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए उसको खोज रही थी। उस वक्त वो अरब सागर में मौजूद थी। भारत सरकार ने तुरंत उसको बचाने के लिए आईएनएस विक्रांत को ले आए ये
अच्छा, आईएनएस विक्रांत के पास ही इतनी केवल ताकत थी, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आईएनएस विक्रांत, आप एक बार क्लियरिफाई कर लीजिएगा, मे भी मुझसे मिस्टेक हो रही हो, लेकिन फिलहाल हम इसे मान के चलते हैं कि वो आईएनएस विक्रांत ही थी। आगे अगर कुछ चेंज होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा। आईएनएस विक्रांत को के पास ही ये ताकत थी कि वो पाकिस्तान की नेवी को धूल चटा सकती थी। तो उनका एक ही टारगेट था कि किसी भी तरह से इस आईएनएस को डुबा देना है। वो आईएनएस उस वक्त अरब सागर में था। जैसे ही भारत को खबर लगती है कि पीएनएस गाजी आईएनएस को डुबाने के लिए आ रहा है, तुरंत भारत सर, क्योंकि आईएनएस में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पीएनएस गाजी को पकड़ सके कि पीएनएस गाजी किधर से आ रहा है, क्योंकि वो उस समय का उन्नत श्रेणी की पनडुब्बी थी। भारत सरकार ने अपने रणनीतिक कौशल का परिचय दिया, जो इंफॉर्मेशन वारफेयर का सहारा लिया। भारत ने अपनी उस आईएनएस को ले आकर ये आंध्र प्रदेश में खड़ा कर देते हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में खड़ा कर देते हैं, और उड़ीसा यानी कि उड़ीसा के तट पर भुवनेश्वर में भुवनेश्वर में एक खबर फैला देते हैं कि आईएनएस यहाँ पर खड़ा हुआ है। और पूरे मार्केट में एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, मार्केट से अंडे गायब हो जाते हैं, मार्केट से ब्रेड गायब हो जाती है। कोई पूछता है क्यों भाई मार्केट में ब्रेड नहीं? सरकार ने सारे ब्रेड और सारे अंडे खरीद लिए थे, मार्केट से गायब कर दिया था। जब पूछा जाता है, लोग खरीदने जाते हैं कि भाई क्यों अंडे नहीं है, ब्रेड नहीं है, तो सारे दुकानदारों को ये बात बता दिया था कि भाई तुम्हारे यहाँ अंडे ब्रेड इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आईएनएस आया हुआ है तट पे और सारा वहाँ चला गया है। जब ये बात खबर फैलती है तो जो गुप्तचर एजेंसी होती है पाकिस्तान की, आईएसआई को पता चलता है कि भारत का जो आईएनएस है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, जबकि वो वहाँ पे नहीं, वो बंगाल की खाड़ी में अपने इंजन को बंद करके खड़ा हुआ था। पीएनएस गाजी उसको पकड़ने के लिए जाता है, उस पर हमला करने के लिए जाता है, बंद इंजन, टारगेटेड लोकेशन। जैसे ही पीएनएस गाजी वहाँ से निकल रहा होता है, हमारा आईएनएस उस पर एक हमला करता है और पीएनएस गाजी उसी में पानी के अंदर ही नस्तनाबूत हो जाता है। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय किस तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ा गया, किस तरह से हमारी मीडिया ने पाकिस्तान के कराची पर जाकर कब्जा कर लिया। हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी वहाँ नहीं पहुँच पाई, लेकिन हमारी मीडिया चैनल वहाँ पहुँचे और कराची के पोर्ट पर, कराची के बेस पर कब्जा कर लिया था। इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। इसी को, यानी कि अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन आती है तो उसको तुरंत प्रभाव से उनकी भाषा में, यानी जो स्थानीय समुदाय की भाषा है, स्थानीय समुदाय का आवाज़ है, उनकी आकांक्षाएं हैं, उसी भाषा में दुष्प्रचार को रोक देना, उसी भाषा में दुष्प्रचार को बंद कर देना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय एकता, इसके साथ ही ये रेडियो संगम राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। नेटवर्क रेडीनेस में भारत की छलांग। भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 45वें स्थान पर पहुंच गया है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडल को सफलता को दर्शाता है। ये जो भारत की डीपीआई है, आपको पता होना चाहिए, ये जो भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, ये अब एक केस स्टडी बन गया है। सही समझ रहे हैं आप? पूरे वर्ल्ड के लिए अब हमारा डीपीआई एक केस स्टडी की तरह काम कर रहा है। इस पे अध्ययन किया जा रहा है कि कैसे भारत ने इतनी महत्वपूर्ण सफलता इतने कम समय में अर्जित कर ली है। डीपीआई मॉडल में इसकी सफलता का जो बेस है वो आधार है, यूपीआई है और डिजी लॉकर जैसी पहले हैं, जो भारत को डिजिटल सेवाओं में लोकतांत्रिकरण में विश्व में अग्रणी बना दिया है। यह केवल तकनीकी नवाचार नहीं है, बल्कि सामाजिक सम्मेलन का एक शक्तिशाली उपकरण भी है। आप एक फिगर देख पा रहे होंगे, आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और कौन जैसी कोविन। कोविन वही है आपका कोविशील्ड वैक्सीन वाला। ये सब चीज़ें आपको डिजिटल रूप से सशक्त बनाती हैं। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का आर्थिक इंजन। गौतम बुद्ध नगर इस वक्त उत्तर प्रदेश का आर्थिक इंजन बन खड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जिले के, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा शामिल हैं, 2.6 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बन गया है। यह परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 10 साल से 2.6 लाख करोड़ गौतम बुद्ध नगर की कुल अर्थव्यवस्था का आकार है। 6000 प्लस नई इकाइयां पिछले 10 साल में खुली हैं। 5 लाख प्लस रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित हुए हैं पिछले 10 सालों में, जिसने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को एक नया आर्थिक इंजन बना दिया है। औद्योगिक विकास की गाथा। 2017 में गौतम बुद्ध नगर में 6000 नई औद्योगिक, हमने आपको ये बता ही दिया। इसमें सुगम प्रक्रिया, यानी कि एक सिंगल क्लियरेंस विंडो, एक नीति स्थिरता, बुनियादी ढांचा और कुशल श्रम बल इन सबके लिए उत्तरदायी कारक हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा। उत्तर प्रदेश बजट 2026 में बिजली क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़ का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। यह केवल
अच्छा, ये बिजली जो बन रही है, मतलब जो प्रावधान किया गया है, केवल बल्ब जलाने के लिए थोड़ी है। इससे कोल्ड स्टोरेज में क्रांति लाई जाएगी, जबकि दूसरी तरफ डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावशाली बनाया जा सके। केंद्रीय बजट स्वास्थ्य और उपभोक्ता राहत। केंद्र सरकार ने 2026-27 में महत्वपूर्ण निर्णय स्वास्थ्य और उपभोक्ता कल्याण पर सरकार के फोकस को दर्शाते हैं। 17 जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उनके ऊपर से ड्यूटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जबकि जो व्यक्तिगत आयात शुल्क है 20% से घटाकर उसे 10% कर दिया गया है। भारत का ऊर्जा संक्रमण 2070 का रोड मैप। भारत 2070 तक अपने आप को नेट जीरो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। इसमें जो भारत का ऊर्जा संक्रमण है, भारत की नेट जीरो की यात्रा महत्वाकांक्षी है लेकिन व्यवहारिक है। 2025 में ऊर्जा मिश्रण में बिजली की 21% हिस्सेदारी को 2070 तक 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य एक व्यापक ऊर्जा परिवर्तन की मांग करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत के बीच जो ऊर्जा खर्च है, जितना हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसमें से केवल 21% हम बिजली से प्राप्त करते हैं। बाकी का 80% कहाँ से लाते हैं? फिर गैस से ले आते हैं, गैस से ले आते हैं, तेल से ले आते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब हमारी ऊर्जा ही तो है। या फिर आप कह लीजिए कि बायोगैस हो गया, या आपका एलपीजी हो गया, ये सब ऊर्जा के ही माध्यम है। तो 21% केवल हम बिजली से उपयोग कर पा रहे हैं, जिसका हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम इसे 60% तक करके जाएंगे। 60% हम बिजली का प्रयोग करेंगे। अब बिजली किससे बनती है? नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हम बनाएंगे, तो हम टोटल नेट जीरो की तरफ आसानी से बढ़ पाएंगे। 6000 गीगावाट एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की क्षमता को 6000 गीगावाट तक ले जाने का रोड मैप भारत की सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा परियोजना है। यह वर्तमान स्थापित क्षमता से लगभग 15 गुना की वृद्धि को बताता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी, बल्कि तकनीकी नवाचार, भूमि अधिग्रहण में सुधार और ग्रिड आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता होगी। हमने आपको दिखाई दिया कि 60% आने वाले 2070 में हम इसे 60% बिजली को करने वाले हैं, यानी ये टोटल इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये टोटल इलेक्ट्रिसिटी होगा, जबकि ये हिस्सा जो होगा वो ऑयल, गैस, कोल, बाकी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।